तो जो टॉपिक हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के कोर्स ऑफ कंटेंट्स की बात की जाए तो वो आपके पास यहाँ पे समराइज़ किए गए हैं। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वेंट हॉफ इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर इसको स्टडी कर चुके होंगे। तो ये इक्विलिब्रियम का पार्ट मतलब इस सिस्टम को एज सच हम इक्विलिब्रियम का पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे। बेशक 16 वीक प्लान में ये आपके पास इसी में गिवन है, इक्विलिब्रियम के साथ ही गिवन है, लेकिन आप ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास दो वर्ड हैं, एक वर्ड आपके पास केमिकल है और दूसरा वर्ड आपके पास इक्विलिब्रियम है। अगर मैं सिंपली आपको इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाऊँ और मैं ये कहूँ कि इक्विलिब्रियम एक फैंसी वर्ड है आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैलेंस को डिनोट करने के लिए। आपके पास इस दुनिया में जो भी चीज़ आई है उसकी ये इनेट ख्वाहिश है कि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट या एक बैलेंस स्टेट में जाए। अगर कभी कभार आप लोग किसी स्ट्रेस की वजह से जो है आउट ऑफ बैलेंस हो भी जाओ, तब भी आप सब लोगों में एडोप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप दोबारा से उस बैलेंस को एक्वायर करने की कैपेबिलिटी रखते हो। जिस तरह एज अ स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों की एग्जांपल लूँ तो अगर आप लोगों को मैं कोई काम दे रही हूँ तो ये आप लोगों के लिए एक स्ट्रेस है, और एज अ स्टूडेंट आप लोग अगर अपनी लाइफ में स्ट्राइव करते हो टुवर्ड्स बैलेंस तो आप चाहोगे कि जिस टाइम पे आपको काम मिला है या जो डेडलाइन आपको दी गई है उसी टाइम के अंदर आप दोबारा से वो काम जो है कंप्लीट करके मुझे वापस सेंड कर दो। तो ये आपका स्टडी की लाइफ में आपका बैलेंस जो है आप उसको एक्वायर कर लोगे। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हर थिंग जो है वो बैलेंस की तरफ जाना चाहती है। और अगर हम साइंस में इस वर्ड को एक्सप्लेन करें तो आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली बैलेंस ही है। इसकी मज़ीद सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशंस क्या हैं, कैसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करते हैं, उससे पहले हम ज़रा इसके दूसरे कंपोनेंट की तरफ देख लेते हैं। वो केमिकल इक्विलिब्रियम का वर्ड है। मतलब आप केमिकल को अंडरस्टैंड कर लो कि बेसिकली ये जो वर्ड है वो किस तरीके से आपके पास इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो अगर हम केमिकल्स की बात करें तो फर्स्ट थिंग जो हमारे जहन में आती है वो केमिकल इक्वेशंस आती है। और आप लोगों ने अभी पीछे जो चैप्टर पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स का, उसके अंदर जितने भी केमिकल इक्वेशंस आपने स्टडी किए थे उसके अंदर आप लोगों ने सिंपली एक ही बात की थी कि लेट सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है आप ऑटोमेटिकली आप उस सिस्टम में एज्यूम करते थे कि ये केमिकल रिएक्शन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आपके पास दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो आपके पास जनरली ये केमिकल रिएक्शंस कम्प्लीटली कंप्लीट नहीं होते। मतलब आपके पास हमेशा सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमेशा रह जाती है। सो अगर हम रियलिटी की बात करें तो आपके पास आइडियली कोई भी सिस्टम या कोई भी केमिकल रिएक्शन 100% जो है वो इरिवर्सिबल नहीं होता। और इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस होते हैं जिनको हम जनरली रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि आप सिंपली दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाते हो। जब आपके सिस्टम में इनफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट हो जाती है तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होके दोबारा से रिएक्टेंट्स आपको देना शुरू कर देती है। तो ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है या ये बैकवर्ड रिएक्शन है जो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ हम डील करते हैं जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस आप लोगों के जहन में जो फर्स्ट थिंग आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है और दूसरा केमिकल रिएक्शन आपके पास इरिवर्सिबल है। सो सिंपली इसका आंसर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी में लाई करता है। आपको पता है कि लेट सपोज आपने एक मैं प्राइम एग्जांपल लूँ आपके पास कि जो अगर मैं कह दूँ कि मैं रिएक्टेंट स्पेसिफाई कर देती हूँ कि मैं आइस को एज अ रिएक्टेंट मान रही हूँ और मैंने आइस को रूम टेम्परेचर पे ला के रख दिया है। मेरा रिएक्टेंट आइस है, प्रोसेस मेरा फ्यूजन है, और थोड़ी देर के बाद मेरे पास उसी रूम टेम्परेचर पे आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। मैं एक स्टेटमेंट देने जा रही हूँ कि ये जो आइस की कन्वर्जन है इनटू लिक्विड, ये इस वक्त एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने खुद से उस पर कोई काम नहीं किया, आपने सिंपली आइस को
लेके रूम टेम्परेचर पे रख दिया था तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अगर आप इसका बैकवर्ड रिएक्शन देखना चाहो तो वो ये हुआ कि जो लिक्विड का जो पडल है वो आपके पास दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस सिस्टम पे वर्क ना करो। आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस लिक्विड को आइस में कन्वर्ट नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है आपके पास, जो आइस की कन्वर्जन है लिक्विड की कन्वर्जन है इनटू आइस, वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या रूम टेम्परेचर पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और वो विदाउट वर्क डन, जब तक आप इस सिस्टम को खुद ठंडा नहीं करते हो, उसके टेम्परेचर को लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं करते हो, तब तक वो खुद से ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होगा। तो कुछ रिएक्शंस आपके पास जिनको आप इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसलिए इरिवर्सिबल होते हैं क्योंकि उनके फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं लेकिन बैकवर्ड रिएक्शंस उनके नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस कुछ ख़ास रिएक्शंस होते हैं जिनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों रिएक्शन की कैपेबिलिटी जो है वो सेम होती है, दोनों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। नेचुरली उनमें ये कैपेबिलिटी है कि जैसे ही सिस्टम में प्रोडक्ट की इनफ कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी, ऑटोमेटिकली वो डिकम्पोज होके दोबारा से आपके पास जो है रिएक्टेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सो इसका आंसर गिब्स फ्री एनर्जी में लाया करता है। ऐसे रिएक्शंस आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों स्पॉन्टेनियस हों और आपके सिस्टम को कोई एनर्जी ना देनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली खुद से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाए। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आप देखोगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शंस को आप अब रिलेट करोगे इक्विलिब्रियम के साथ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंस की, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की आपने बात की है, तो आप सिंपली कहोगे कि आपके पास फॉरवर्ड प्रोग्रेस जो है वो परफेक्टली बैलेंस है। जो प्रोग्रेस आपका सिस्टम मेक कर रहा है टुवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन। आपके पास जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट्स आपके पास दोबारा से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट के अंदर आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्टेट आ जाए आपके पास जिसमें आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो उस सिनेरियो में आपके पास जो स्टेट आएगी उसको आप इक्विलिब्रियम स्टेट से रिप्रेजेंट करते हो। आप कहोगे कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर हम अब ज़रा सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन की तरफ जाएं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम की सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन फिज़िक्स में जो दी जाती है वो ये है कि ये वो कंडीशन है आपके पास किसी भी सिस्टम की जब उसमें कोई मोशन ना हो, मतलब एक थिंग ये कि उस सिस्टम में कोई मूवमेंट ना हो रही हो, कोई नेट मूवमेंट ना हो रही हो आपके पास, और कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज ना आ रही हो, और ये चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम 0 से लेकर टाइम t की तरफ मूव कर रहे हो और आप एक सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो सिस्टम ना ही स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है और ना ही उसकी इंटरनल एनर्जी में एज सच कोई इंक्रीज आ रही है, कोई नेट चेंज आपके पास ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो इस सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम कहोगे। मज़ीद इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिसको हम जनरली टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है यहाँ पे इस चीज़ को भी मैं क्लियर करती चलूँ कि जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करने चाहोगे, जिस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे होते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट सपोज़ अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिस्टम में जिस सिस्टम को मैं स्टडी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल है, मतलब मैं सिंगल पार्टिकल को स्टडी कर रही हूँ जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर इस सिस्टम पे इस डायरेक्शन से एक फ़ोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन से एक फ़ोर्स लग रही है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं। और अगर मैं सिंपली ये कहूँ कि इस पे अपवर्ड भी एक फोर्स लग रही है और एक डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही है, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं, तो इस सिनेरियो में मेरे पास ये वाला पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। और उसकी रीज़न क्या है कि जितने भी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस उस सिस्टम के ऊपर या इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, वो जो हैं उनका वेक्टर सम आपके पास 0 के इक्वल है।
सो अगर आप सिंगल पार्टिकल को डील कर रहे हो तो आपने वहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखना होता है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको ये कहता है कि आपके पास वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। जब आप सिस्टम में एक रिजिड बॉडी देख रहे होते हो, लेट सपोज ये रिजिड बॉडी आपके पास ब्लॉक ऑफ आइस है, अगर आप केमिस्ट्री की बात करो उस सेंस में मैं बात कर रही हूँ। सो अगर आपके पास रिजिड बॉडी यहाँ पे ब्लॉक ऑफ आइस है, तो यहाँ पे जो चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है वो ये कि एक तो जो आपके पास पार्टिकल वाली कंडीशन है कि आपके पास वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो होना चाहिए, उसके अलावा भी एक मज़ीद एक कंडीशन आपने देखनी है, और वो ये है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी ज़ीरो एज वेल। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बात करते हो फोर्सेस की और आप कहो कि फोर्सेस में इम्बैलेंस है, ये फोर्सेस आपस में इक्वल ना हो, तो आपके पास वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और अगर आपके पास वेक्टर सम ऑफ टॉर्क्स जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो वहाँ पे आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सो नेट मूवमेंट कोई ना कोई प्रोड्यूस हो जाती है आपके सिस्टम के अंदर। सो जब आप रिजिड बॉडी को देख रहे हो, आप ब्लॉक ऑफ आइस को देख रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए, और टॉर्क का जो सम है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, वो भी आपके पास ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे जनरली आप लोग एक क्वेश्चन पूछोगे और जो आपके जहन में भी आना चाहिए कि आपके पास बेशक इसमें पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है ना, और पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि सिस्टम में थोड़ा बहुत टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि आपके पास वेक्टर सम जो है टॉर्क्स का वो ज़ीरो है। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक पार्टिकल इस साइड पे रेंडमली मूव कर रहा है, तो दूसरा पार्टिकल इस साइड पे मूव करके उसके टॉर्क को फिनिश कर देगा। ये इफ़ेक्ट आपके पास गैशियस पार्टिकल्स में ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है। सॉलिड में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है, और वो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे रोटेट नहीं कर रहे होते। तो जितनी भी सिंगल फेस सिस्टम है, जिसमें सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैशियस स्टेट होगी आपके पास, वो सारी की सारी आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जहाँ पे आपके पास थर्मोडायनेमिक्स को आप स्टडी कर रहे होते हो वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो इसको हम जनरली इस वे में डिफाइन करते हैं कि आपके पास जितनी भी पॉसिबल चेंजेस हैं एक सिस्टम में, चाहे ये चेंज उसकी इंटरनल एनर्जी में हो, चाहे ये टेम्परेचर में चेंज हो, प्रेशर में हो, डेंसिटी में हो, या एनी अदर क्वांटिटी जो कि आपके सिस्टम को रिक्वायर्ड है, जो कि आपने एज अ स्टेट स्टडी कर रहे हो, अगर आप उसकी मतलब स्टेट को डिफाइन करने के लिए कोई इसके अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी, जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हो, आप मोल फ्रैक्शन ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें, या कोई और प्रॉपर्टी जो आप स्टडी कर रहे हो, वो सब का जो लम्प सम है, या अगर आप उसमें चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी वैल्यू को ज़ीरो होना चाहिए, तब आपके पास सिस्टम जो है आप उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हो। सो इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के साथ, ताकि डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो। सो लेट्स सपोज आपके पास एक स्टेट है जिसको आप लिक्विड स्टेट कह रहे हो। आपने जब स्टार्ट किया था, मतलब आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने सिंपली लिक्विड को ऐड कर दिया। एज अ रिजल्ट आपका लिक्विड रीजन जो है उसमें जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनको आप बल्क में और सरफेस के मॉलिक्यूल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तो हाई एनर्जी पर हैं, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर आए हुए हैं, बाकी बल्क वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़रा लो एनर्जी पे हैं। यही वजह है कि आपके पास ऊपर हाई सरफेस एनर्जी होगी, और दूसरी बात ये कि इन मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। आपके पास ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन में तो एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, और इस डायरेक्शन में भी शो कर रहा होगा, और डाउनवर्ड भी शो कर रहा होगा, लेकिन अपवर्ड जो है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस नहीं है। जबकि बल्क केसेस में इस तरह के मॉलिक्यूल जो कि मिडल के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे, उनके पास ये वाली फोर्स अपवर्ड फोर्स भी बैलेंस्ड होगी। सो एज अ रिजल्ट आपके पास ये जो डाउनवर्ड पुल है उसकी वजह से आपके सिस्टम में सरफेस टेंशन क्रिएट हुई होती है, और इस एज अ रिजल्ट यहाँ पे आप जो प्रॉपर्टीज सरफेस की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हो
वो लिक्विड में इस वजह से होती हैं कि आपके पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जो यहाँ पे हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। एज अ रिजल्ट अगर इस लिक्विड को चांस मिले या इस सरफेस पे जो इतने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जितनी हाई एनर्जी स्टेट में वो प्रेजेंट हैं, वो फ़ौरन से जो है कन्वर्ट होना प्रेफर करेंगे गैशियस स्टेट में। तो आपके पास सरफेस मॉलिक्यूल ब्रेक करेंगे इस सरफेस को अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, सरफेस एनर्जी की वजह से और इनबैलेंस इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। एज अ रिजल्ट वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैशियस स्टेट के अंदर। जब आपके पास इतनी इनफ स्टेट क्रिएट हो जाएगी, सफिशेंट वेपर्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे एक सिस्टम के अंदर, तब आपके पास एक और न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपके पास ये जो गैशियस स्टेट के मॉलिक्यूल हैं ये फिजिकली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे दोबारा से आपके पास इस लिक्विड स्टेट के अंदर। सो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात की जाए तो ये जो सरफेस की ब्रेकिंग का प्रोसेस है ये आपके पास इवेपोरेशन का प्रोसेस है, जो कि हर लिक्विड या पर्टिकुलरली अगर आप वाटर की बात करो तो जनरली आपको पता है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस वाटर के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। यही वजह है कि अगर आपके पास कहीं पे भी पानी गिर जाए तो थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से मैजिकली डिसअपियर हो जाता है। वो इसलिए डिसअपियर हो जाता है कि रूम टेम्परेचर पे भी आपके पास एवेपोरेशन हो रही होती है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैशियस स्टेट के अंदर आपके पास। सो अगर आपने यहाँ पे ऊपर लिड दी हुई है और गैशियस स्टेट को कन्फाइन किया हुआ है तो कुछ देर के बाद आपके पास सिस्टम में ये जो गैशियस मॉलिक्यूल हैं अगर वो यहाँ पे सरफेस के क्लोज आएंगे तो वो फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो इम्बैलेंस हैं। तो अगर कोई भी इस सब्सटेंस इसकी विसिनिटी में आएगा ये फ़ौरन से उसको अट्रैक्ट करके जो है अपनी इस फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो कोई भी गैशियस स्टेट में वेपर जो है अगर वो इस सरफेस के करीब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा आपके पास। सो सरफेस के ऊपर ये जो इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं कि ये अनफिल्ड या डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। ये वाला बॉन्ड जो है ये अनफिल्ड है और जैसे ही कोई थिंग या कोई भी आपके पास पार्टिकल इस विसिनिटी में आएगा ये सरफेस जो है फ़ौरन से उसको अपने ऊपर फिजिकली एब्जॉर्ब कर लेगी और अपने डैंगलिंग बॉन्ड को सेटिस्फाई कर लेगी। सो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो वेपर को दोबारा से लिक्विड के स्टेट के अंदर ले आएँ। एज अ रिजल्ट अब आपके पास एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जिसको आप कंडेंसेशन से रिप्रेजेंट करोगे। स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ एवेपोरेशन थी, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कंडेंसेशन भी होना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा जिसमें आपके पास सिस्टम में रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को इस जहन में रखिएगा कि जब हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो गए हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके पास सिस्टम में रिएक्शन स्टॉप हो गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास सिस्टम में रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता। सिंपली अगर आप ऑब्जर्व करो, मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आपने कहा कि ये आपके पास गैशियस फेज है और ये लिक्विड फेज है, अगर आप सिस्टम में ये होने लग गया कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने गैशियस स्टेट में हैं अब वो भी फिक्स हो गए हैं और आपके पास नंबर ऑफ लिक्विड स्टेट में जितने पार्टिकल्स हैं वो भी फिक्स हो गए हैं, तो अगर एक्सपेरिमेंटली अगर आप कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो और आप ऑब्जर्व करो कि अब आपके पास सिस्टम में पार्टिकल्स फिक्स हो गए हैं, कोई पार्टिकल इधर से इधर नहीं जा रहा, या जब भी आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे 30 पार्टिकल आते हैं और जब भी आप लिक्विड स्टेट को देखते हो तो यहाँ पे 60 पार्टिकल आते हैं और ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो आप कहोगे कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। और आपके जहन में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो ये आएगा कि आपके पास यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, लेकिन चेंज हो रही है, बस ये है कि रेट इक्वल हो गया है। लेट्स सपोज अगर दो मॉलिक्यूल आपके पास इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं और वो इवेपोरेशन का प्रोसेस करके आपके पास जो है गैशियस स्टेट में जा रहे हैं, एग्जैक्ट उसी टाइम पे दो गैशियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास कंडेंसेशन का प्रोसेस करके दोबारा से लिक्विड में वापस आ रहे होंगे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपके पास सिस्टम में रिएक्शन स्टॉप हो गया, बल्कि आपको लगता है कि ये सिस्टम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपके पास दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, बस ये होता है कि उनका रेट इक्वल हो जाता है। अगर दो मॉलिक्यूल यहाँ से इवेपोरेट हो रहे थे और वो गैशियस स्टेट के अंदर जा रहे थे तो दो ही गैशियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से लिक्विड स्टेट के अंदर वापस आ रहे थे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपके पास दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, लेकिन उनका रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। आपने
केमिकल में देख लिया कि आपके पास दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं रिएक्शंस में। एक आपके पास रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल नहीं है और हम इसको कंसीडर नहीं करते जब भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करना होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते, रिवर्सिबल रिएक्शंस को इंक्लूड करते हैं। सो ये वो स्टेट है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इसके अलावा आपके पास हर चीज़ जो हर मेजरेबल प्रॉपर्टी है आपके पास वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगी। अगर आप प्रेशर को मेजर करोगे वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन को स्टडी करोगे वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, कलर को स्टडी करोगे वो भी कांस्टेंट हो जाएगा और डेंसिटी को स्टडी करोगे तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू आपको देगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास एक इसी कॉन्सेप्ट को एक जनरलाइज केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं और फिर हम यहाँ से बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। सो लेट्स सपोज आपके पास एक जनरलाइज केमिकल रिएक्शन है, A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है आपके पास C प्लस डी में। यहाँ पे रिवर्सिबल साइन है, इसका मतलब ये कि जब आपके पास सिस्टम में इनफ प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएंगे तो ये दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन में भी मूव करेगा। स्टार्ट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम होगी। ए और बी ही आपने सिस्टम में ऐड किए हैं तो एट द स्टार्ट आपके पास ए और बी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। सो इसका मतलब आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जो कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास सिस्टम में जितने रिएक्टेंट अवेलेबल हैं। तो चूंकि आपके पास कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये कि स्टार्ट में आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो वैल्यू है वो भी मैक्सिमम होती जाएगी। जो थोड़ा टाइम गुजरता जाएगा आपके पास सिस्टम में कंसंट्रेशन ऑफ ए बी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब रेट भी आपके पास ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना चाहिए। सिस्टम में दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है कि आपके पास अगर यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस सिस्टम में अब आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और चूंकि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट हैं वो बेसिकली आपके ये प्रोडक्ट्स हैं। सो इस सिनेरियो में आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके सिस्टम में इंक्रीज हो रही होगी उसी के रिस्पेक्ट से आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। अल्टीमेटली आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और ये वो पॉइंट है जिसको आप इक्विलिब्रियम से डिनोट करोगे। इस स्टेज पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे और ये आपके पास स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इस साइड पे आप रेट ऑफ रिएक्शन लो, दूसरी तरफ आप टाइम लो। अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से आप स्टार्ट करोगे क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट में सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट ही थे तो उस वक्त जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन हो रहा होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा। जो टाइम गुजरता गया आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो लो होती जाएगी, इसीलिए आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू भी लो होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इक्विलिब्रियम में रीच कर जाओगे। ये वो पॉइंट है जब आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन को देखो तो स्टार्ट में आपके पास जीरो वैल्यू थी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब स्टार्ट में आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी जीरो था। जब आपके सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुई, आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हुई और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा बिल्कुल जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के और ये वो वाला पॉइंट है जिसको आप इक्विलिब्रियम से डोनेट करोगे। सो अगर प्रैक्टिस की बात की जाए आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम आइदर साइड से अटेन किया जा सकता है। इस चीज़ को हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे जब आप थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये कहूँ कि आपके पास ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला केमिकल रिएक्शन है
आप प्रोडक्ट को भी बैकवर्ड मूव करवा सकते हो रिएक्टेंट की तरफ, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आ सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो तब भी आप दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ जा सकते हो। इसको जब हम ली चैटलीज प्रिंसिपल में देख रहे होंगे तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट है वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम की वो ये हैं कि आपके पास अपेरेंटली कोई थिंग चेंज नहीं हो रही होती। जो भी पैरामीटर आप स्टडी कर रहे होगे वो एक कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा होगा। मज़ीद उसमें एज सच कोई चेंज आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होगे। ये डायनेमिक इन नेचर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अगर आप सिस्टम को कोई स्ट्रेस देते हो और आप उस सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस लेके आते हो तो थोड़ी देर के लिए आपका सिस्टम जो है वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि आपके पास दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये आपके पास ली चैटलियस प्रिंसिपल है जो कि आपको ये कहता है कि अगर आप सिस्टम को स्ट्रेस दोगे, किसी भी पैरामीटर को ऊपर नीचे चेंज करोगे तो आपके पास थोड़ी देर के लिए सिस्टम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम ज़रूर होगा, लेकिन आपका सिस्टम इस वे में एक्ट करेगा कि उस चेंज के इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेज री एस्टैब्लिश हो जाएगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपके पास चाहे आप फॉरवर्ड रिएक्शन को देखो चाहे आप बैकवर्ड रिएक्शन को देखो, दोनों तरफ से आपके पास सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ सकता है। ये इफेक्ट भी आप जब लीच एटलियस के इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे होगे तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा जो है एक क्लोज वेसल में एक्वायर होता है जब भी आप गैसेस के साथ डील कर रहे हो। अगर आप एक सिस्टम के ऊपर लिड नहीं दोगे, लेट सपोज आपके पास कोई भी सिस्टम है और उसके अंदर आपने जो है एक आपके पास लिक्विड स्टेट है, दूसरी आपके पास गैसियस स्टेट है। यहाँ पे अगर जो वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर आप उनको कन्फाइन नहीं करोगे किसी लिड के थ्रू तो ये वाले सारे जो वेपर्स आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं ये स्पॉन्टेनियसली कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करें, तो वो आपके पास फ़ौरन से बाहर निकलना प्रेफर करेंगे। वो यहाँ पे इस वॉल्यूम के अंदर स्टे करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ज़रूरी है कि जब भी आप गैसियस स्टेट के साथ डील कर रहे हो और आपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना हो तो आप उस सिस्टम को कवर अप करो। अगर आप सिस्टम में नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट से, अगर आप सिस्टम में कोई ऐड कर रहे हो कैटलिस्ट तो एज सच आपके पास इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ ये होगा कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम जो है पहले 10 आवर्स में अचीव हो रहा था तो वो अब कम होकर 2 आवर में आपके पास अचीव हो जाएगा, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि आपके पास कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पीड को इंक्रीज़ करता है। वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इंक्रीज़ करेगा। सो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन एज सच के इक्विलिब्रियम पे आपके कैटलिस्ट की एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही इंक्रीज़ करेगा। सो एज अ रिजल्ट कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता। सिर्फ ये होगा कि आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन जल्दी अटेन हो जाएगी, लेकिन के इक्विलिब्रियम पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा आप जो बात कर सकते हो वो ये है कि आपके पास इक्विलिब्रियम जो है अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करो तो जो चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता हैं कि अगर आपके पास इन डेल एस की वैल्यू 0 है उस केस में आपके पास सिस्टम में इक्विलिब्रियम है, और अगर आपके पास डेल जी की वैल्यू 0 है तो ये आपके पास जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट है। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तब उसकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होगी और डेल जी की वैल्यू वहाँ पे मिनिमम होगी। कुछ ट्रिक क्वेश्चंस हम इसके देख लेते हैं कि बेसिकली जिसमें जो आप लोग अक्सर रॉन्ग करते हो जब भी आपसे इक्विलिब्रियम का पूछा जाता है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर आपको कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया जाए और कहा जाए कि क्या इसमें कोई रिएक्शन हो रहा है तो आपने उसका आंसर हमेशा देना है कि यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पास स्पीड कॉमन हो गई है। जिस स्पीड से तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया दे रहे हैं, उसी स्पीड से आपके पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर दोबारा से आपको रिएक्टेंट दे रहे हैं। तो सिस्टम में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है स्पीड दोनों की इक्वल हो गई है।
ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्राइम कंडीशन है। दूसरी थिंग ये कि अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आपके पास आपने कंडीशन ये रखी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ में एक कंबाइंड लाइन आपके पास मस्ट आनी चाहिए जो इस चीज़ को इंडिकेट करे कि अब आपके पास एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। लेकिन अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि मेजरेबल पैरामीटर्स के लिए आपके पास जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो ये है कि इक्विलिब्रियम जो है कंसंट्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे हरगिज़ ये नहीं लिखा हुआ कि कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में अगर ये 1 पे शो हो रहा है तो ओवरऑल विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसकी 1 वैल्यू ही मिलनी चाहिए। सो आपके पास सिस्टम में कंसंट्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट होती हैं और रेट जो हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। इसको आप यहाँ से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपके पास रेट की ग्राफ है तो ये वाला ग्राफ ये ऑलरेडी वही ग्राफ है जो आप लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ है, जिसमें आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो गए हैं और एक ही पॉइंट पे आपके पास वैल्यू आ रही है। ग्राफ में सिर्फ इस पॉइंट पे आपके पास इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे सिर्फ इस सिंगल पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि सिर्फ इस पॉइंट पे आपके पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें या तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब जिस तरह यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा है इस पॉइंट से गुजरने के बाद आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से भी ज़्यादा हो गया है। सो इस तरह के जो ग्राफ्स हैं उसमें आप सिंपली ये कहोगे कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ज़रूर हो रहा है लेकिन सिंगल पॉइंट पे इस्टेब्लिश हो रहा है। और अगर आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसी भी पॉइंट पे इक्वल नहीं हो रहा तो आप इस सिस्टम को कहोगे कि इस सिस्टम में कभी भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप इसी के रिस्पेक्ट से कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ्स देखो तो आपने कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि इसको कांस्टेंट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे भी ये कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है। तो आपके पास कंडीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास वो जो मेजरेबल जिसको आप स्टडी कर रहे हो जो इस केस में आपके पास कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट हो जाना चाहिए। कहीं पे भी ये कंडीशन नहीं है कि इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल भी हो सकती हैं, एक दूसरे से लेस भी हो सकती हैं और इनकी कम्प्लीटली डिफरेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, एक दूसरे से ग्रेटर भी हो सकती हैं। सो जो कंसंट्रेशन की कंडीशन जो आप लोगों ने हमेशा देखनी है वो ये कि आपके पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, रेट आपके पास हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंट ग्राफ्स हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन करो। तो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, कंसंट्रेशंस को सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, वहाँ पे एज सच इक्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं है। कांस्टेंट और फिक्स्ड और इक्वल सेम थिंग्स नहीं है। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक और लाइन लिखी जाती है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता। ये लाइन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के साथ डील कर रहे होते हैं, जिस तरह आप लोगों ने काइनेटिक्स में डील किया था, तो वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप लोग उसी के थ्रू गैस कर रहे होते हो कि आपके पास सिस्टम में कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब स्टाइकोमेट्रिक रेशियोज जो हैं आपके पास वो इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको आप लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़े हुए हैं, आपने देखा हुआ है कि आपने फिक्स किया होता है कि रेशो ये होगी तो इतने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो जब आप इरिवर्सिबल रिएक्शन के साथ डील कर रहे हो तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का फैक्टर है। लेकिन जब आप रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ डील कर रहे होते हो तो वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन का एज सच कोई रोल नहीं है, बल्कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आपके सिस्टम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो रह गए हुए हैं। सो अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस को डील करना है तो वहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन को देख के गैस नहीं कर सकते कि आपके सिस्टम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस हुए होंगे। आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस चाहिए और उसकी रीज़न ये है कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट्स पे, और ये हमेशा ली जाती है एट इक्विलिब्रियम। आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं हुआ। जबकि आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा था कि आपके पास ए की वैल्यू जो है वो अक्सर यूज़ होती थी, जो आपने डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के फॉर्मूलाज निकाले हैं। सो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास जितने भी मेजरेबल पैरामीटर्स हैं वो तमाम के तमाम कांस्टेंट होने चाहिए। आपके पास कलर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, डेंसिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनमें कोई फ्लक्चुएशन आ रही हो, वो हमेशा फिक्स्ड होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं एक और बेसिस पे, और यहाँ पे जो बेसिस है वो आपके पास के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेजेस हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें तमाम के तमाम कंपोनेंट्स सिंगल फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है। तो इस तरह के रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस में अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो आप कहोगे कि ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, इसमें एक सिंगल फेज एग्जिस्ट हो रही है। और अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आपके कंपोनेंट्स जो हैं उनकी फेजेस आपस में डिफरेंट हैं, जिस तरह इस सिनेरियो में आपके पास कार्बन सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास गैसियस स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो भी गैसियस स्टेट में है। सो एक रिएक्टेंट आपके पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह का केमिकल रिएक्शन हो और वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के तौर पे आप उसको स्टडी कर रहे हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टडी कर रहे हो, केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को स्टडी कर रहे हो इस रिएक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन को हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। और ये आपके पास जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फेज है, कि आपके पास जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं उनकी क्या फेजेस हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम होगी, जिस तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस स्टेट में हैं या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिक्विड स्टेट में हो, तो इस सिनेरियो को आप होमोजीनियस स्टेट कहोगे। आपके पास सॉलिड स्टेट में भी ये थिंग आ सकती है। और इसके अलावा अगर आपके पास सिस्टम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं पे कोई थिंग जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी चीज़ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, और जो प्रोडक्ट हैं लेट्स सपोज वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को आप हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहोगे। इसकी रीज़न ये है कि आपके पास आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप डिफरेंट टाइप्स देखोगे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस को हम डिफरेंट वे में डील करते हैं, दोनों की कंडीशन सेम नहीं है। सो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ मूव करेंगे और जनरल एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि आपके पास इक्विलिब्रियम से लिंक किस तरह के जनरल एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम को। उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का पता होना चाहिए। आप लोगों ने केम 101 में इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो इसको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जनरली ये लॉ जो है आपके पास गोल्डबर्ग ने दिया था और वेच ने दिया था 1864 में। और ये सिंपल सा लॉ है जिसमें आपके पास ये कहा जाता है कि अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्टिव मैसेस के। ये उसी तरह का लॉ है जिसको आप लोगों ने पहले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन लिखा हुआ था। एक्चुअल में जो लॉ गिवन था वो लॉ ऑफ मास एक्शन था। और लॉ ऑफ मास एक्शन आपको ये कहता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ अ सब्सटेंस के। लेट्स सपोज अगर आप एक्टिव मास को अगर मैं डिफाइन करने लगूँ तो वो इस वे में उसको मैं डिफाइन करूँगी कि आपके पास रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है आपके पास और आपके पास 100 मॉलिक्यूल उसके प्रेजेंट है। सो जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब जितने रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो इस 100 में से लेट्स सपोज 98 मॉलिक्यूल्स आपके पास जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब अगर आप लोग स्पेसिफिक ना हो और आप लोग इतनी एक्यूरेसी के साथ एक्सपेरिमेंट ना परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कहोगे कि 98 और 100 में ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं है, और सिंपली जो है जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ऐड की थी वो सारी की सारी मेरे पास जो है कन्वर्ट हो गई है प्रोडक्ट में, और मैं सिंपली ये कह दूंगा कि ये रिएक्शन 100% तक कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट होकर इसको स्टडी करो तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 98 मॉलिक्यूल्स ने प्रोडक्ट बनाया है, बाकी 2 मॉलिक्यूल्स अनरिएक्टेड रह गए हैं सिस्टम में। तो ये कंसंट्रेशन और एक्टिव मास का जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ से अराइज करता है जब आप सिस्टम की एक्यूरेसी को स्टडी करते हो।
अगर आप जितने भी आप लोगों ने अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं लैब में या ऐसा सच आप लोगों ने कहीं पे भी केमिस्ट्री यूज़ की हो, तो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं कि जितना हम इनिशियल रिएक्टेंट डाल रहे हैं वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। हालांकि ये बात ट्रू नहीं है, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल रह जाता है। तो जब आप एक्यूरेट होकर मैयर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि कंसंट्रेशन से मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ एक्टिव मास चाहिए, मैं तो वहाँ पे आप 100 की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे कि सिर्फ और सिर्फ 98 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं और 2 मॉलिक्यूल आपके पास इसका इनएक्टिव मास है जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब आप एक्यूरेट होकर बात कर रहे होते हो वहाँ पे कंसंट्रेशन आपके पास और एक्टिविटी दो डिफरेंट थिंग्स होती हैं। जनरली जब हम इनएक्यूरेट होकर बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल कंसिडर करते हैं। सो एक्टिव मास की जो टर्म है वो बेसिकली इफेक्टिव कंसंट्रेशन है आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कि इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर वो रिएक्टेंट है तो ये वो कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, और अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हो और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हो तो ये वो कंसंट्रेशन होगी जो कि एक प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होके अपने रिएक्टेंट की तरफ जाने की का रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ये वो कंसंट्रेशन उसके इक्वल होगी। सो आपके पास एक्टिव मास जो है वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही है। जो इनएक्टिव मास है आप जनरली उसको इसमें से माइनस कर देते हो, जैसे यहाँ पे अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स 2 रह जाएंगे और आप 100 माइनस 2 करोगे तो आपके पास 98 आ जाएगा। सो एक्टिविटी को हम इस वे में भी एक और वे में रिलेट करते हैं कंसंट्रेशन के साथ, और वो ये है कि एक्टिविटी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय सी। ये जो एफ का वर्ड है यहाँ पे ये एक्टिविटी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, और सिंपली आप ये कहते हो कि आपके पास एक्टिव मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अगर आप सिस्टम में इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे तो आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक्टिव मास की वैल्यू भी ज़्यादा हो। जिस तरह यहाँ पे अगर आपने 200 मॉलिक्यूल लिए हैं और उसमें से 98 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके पास प्रोडक्ट में, तो अगर आप 200 ले लोगे तो आपके पास जो है 19 आई गेस अगर आप 200 ले लोगे तो उस केस में आपके पास 196 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव मास। तो जैसे ही आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, आपके पास एक्टिव मास की जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी। सो एक्टिविटी और एक्टिव मास जो है एज सच एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और आपके पास इस जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करोगे तो वहाँ पे आपके पास एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एफ आ जाता है। सो ये एक्टिविटी कोफिशिएंट आपके पास बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप है। अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो ये वो कंडीशन है जब आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर रहे होगे कि कंसंट्रेशन और एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं है, और ये कंडीशन हम जनरली ले के चलते हैं कि आपके पास ऐसा एक्टिव मास में और कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होकर बात करोगे तो आप बहुत थोड़ा सा माइन्यूट फ़र्क है लेकिन आप इस फ़र्क को इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप सिंगल पार्टिकल को स्टडी कर रहे हो एक सिस्टम के, तो वहाँ पे आप इस डिफरेंस को इग्नोर नहीं करते हो। सो एक्टिव मास और कंसंट्रेशन जो है वो जनरली सेम लिए जाते हैं, और एक्टिविटी को भी या एक्टिव मास को भी सिंपल इस ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है जो जनरली कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होता है। सो अगर आप डिफरेंस नहीं कर रहे हो कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट को कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अगर बात की जाए या एक्यूरेट होकर बात की जाए तो जो करेक्ट टर्म है वो एक्टिव मास की टर्म है। कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेजरेबल है जिसको हम लोग जनरली कंपेयर कर देते हैं एक्टिव मास के साथ। सो अगर आप जनरल इक्वेशन लिखो फॉर 1 मोल ऑफ अ रिएक्शन, अगर आपके पास सिस्टम में यूनिमोलर रिएक्शन हो रहा है और आप सिंपली इस तरह के रिएक्शन से डील कर रहे हो जिसमें सॉलिड और लिक्विड्स जनरली इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे गैसेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन जनरल जो आप अगर ले रहे हो वहाँ पे स्पेसिफाई कर लो कि आप सॉलिड और लिक्विड्स के रिएक्शंस को देख रहे हो, तो उस केस में आप जो जनरलाइज इक्वेशन लिखोगे वो A + B रिवर्सिबल रिएक्शन C + D के इक्वल होगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट आपका डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट के फॉर्म में दे रहा है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास एक्टिव मास ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे अब हम लोगों ने ब्रैकेट के जो साइन है उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि हम एक्टिव मास की बात कर रहे हैं। सो अगर आप ये इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करोगे, यहाँ पे आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये कि एफ के इक्वल है, ये बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स वाला
जो है स्टेप है वो आप परफॉर्म कर रहे हो। ये आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत बार ये स्टेप परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखोगे तो के एफ आपके पास रेट कांस्टेंट है, आर एफ आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये आपके पास कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी है। सो आप सिंपली यही काम जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हो। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में जो आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो सी और डी हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ही आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट होते हैं। सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी आपके पास के बी के इक्वल होगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको आप एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी से। सो के बी आपके पास जो है रेट कांस्टेंट है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ चेंज होती है वो ये होती है कि आपके पास सिस्टम में जितने भी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी उनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। सो उस कांस्टेंट कंसंट्रेशन को जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो उसको आप ब्रैकेट स्लैश इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करोगे। सबस्क्रिप्ट में आप इक्विलिब्रियम का साइन लिखोगे जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि अब आप जिस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, और ये हर रिएक्शन के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जनरली हमारे पास फिक्स्ड होती है। सो आपके पास सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आ गया तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हो। सो दोनों की वैल्यूज़ को प्लेस कर दो, इस सिस्टम को रीअरेंज कर लो। के एफ यहाँ पे आपके पास इस साइड पे है, ये जो के बी आपके पास यहाँ है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये के एफ ओवर के बी की फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे के बी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ए और बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम एक्टिव मैसेज ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये आपके पास इस तरह डिवाइड हो जाएगा। अब आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और आप ये लिख सकते हो कि आपके पास न्यूमरेटर में जो है वो एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट आ गया है और डिनोमिनेटर में एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप बात कर रहे हो कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है उस वक्त जो आपके पास कंडीशन है या उस वक्त जो कंसंट्रेशन है ये वो उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली ये जो आपके पास के एफ डिवाइडेड बाई के बी है इसको हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे चूँकि आपने कंसंट्रेशन जनरली जितने भी हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें हम कंसंट्रेशन का जो यूनिट स्टडी कर रहे होते हैं वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का यूनिट होता है। तो अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे हो, मोलैरिटी में कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो, मोलैलिटी में कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो या नॉर्मेलिटी के यूनिट्स को लेके चल रहे हो जिनका बेसिक यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो कंसंट्रेशन है आपके इक्विलिब्रियम को के सी से रिप्रेजेंट करोगे जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपका जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। और जनरली ये इसको दो वेज में आप डिफाइन कर सकते हो। इसका एक वे ये है कि आप सिंपली ये कहो कि ये रेशो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा आपके पास इसको डिफाइन करने का वे ये है कि ये इक्विलिब्रियम इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। सो ये दो वेज हैं आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर लें कि सी और के इक्विलिब्रियम दो डिफरेंट थिंग्स हैं। आपके पास जो यहाँ पे जो आप लोगों ने एक स्पेसिफाइड रिएक्शन परफॉर्म किया है जिसमें आपने कंसंट्रेट सॉलिड और लिक्विड्स को चूँकि आपने स्पेसिफाई कर दिया था, और जनरली हम सॉलिड्स के लिए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का यूनिट यूज़ करते हैं, तो चूँकि आपने उस यूनिट को स्पेसिफाई कर लिया था इसलिए यहाँ पे आपने के सी की वैल्यू लिखी है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको कंसंट्रेशन का यूनिट नहीं पता और आप सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो तो आप वहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिखोगे, ई क्यू लिखोगे, और जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये आप एक्टिव मैसेज की बात कर रहे हो ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम या कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। सो अगर आपने कंसंट्रेशन यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप जो सबस्क्रिप्ट यूज़ करोगे या जो साइन यूज़ करोगे या जो सिंबल यूज़ करोगे वो के इक्विलिब्रियम का सिंबल है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो कि आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब से डील कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आप यहाँ पे के सी का वर्ड लिखोगे, और ये सी का वर्ड जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आप कंसंट्रेशन से डील कर रहे हो, और कंसंट्रेशन को आपने इन द फॉर्म ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिया हुआ है।
एक और वे भी है कि बजाय ये ब्रैकेट्स डालने के आप मज़ीद स्पेसिफिक कर लो इस सिस्टम को, क्योंकि आपको ये पता है कि ये ब्रैकेट जो है ये एक्टिव मैसेज को भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक और वे निकाला जाता है जिसमें इन ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया जाता है विद सी। अगर आप इस तरह इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिखो तो ये आपके पास के सी की डायरेक्ट फॉर्म है, और यहाँ पे ये जो हम लोगों ने 1 लगाया हुआ है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वलेंट है। चाहे ये 1 आप लिखो या ना लिखो, ये अंडरस्टूड कंसीडर किया जाता है कि आपके पास अगर 1 ऊपर नहीं गिवन तो ये आपके पास जो है कि नंबर ऑफ मोल्स इस इक्वेशन में जो है वो 1 के इक्वल है। अब हम दोबारा से एक और जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं, और ये उस इक्वेशन के लिए हैं जिसमें हम यूनिमोलर रिएक्शन के साथ डील नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ उसके अपने कुछ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं। अगर आप यहाँ गौर करो तो ए के साथ नंबर ऑफ मोल्स ए हैं, बी के साथ नंबर ऑफ मोल्स बी हैं। यहाँ पे 1 स्पेसिफाइड नहीं है। आपने कहा है कि आपके पास मोर देन 1 या 1 के इक्वल भी हो सकता है कोई भी सिस्टम। तो अगर आप स्टाइकोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करो इसकी, तो आपके पास ये जनरलाइज्ड इक्वेशन बनेगी। और अगर इस इक्वेशन के लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उसी वे में लिखा जाएगा, लेकिन जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो नंबर ऑफ मोल्स आप ऐड करना मत भूलिएगा। पहले आप लोगों ने ये नंबर ऑफ मोल्स इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किए थे क्योंकि आप सिर्फ सिंगल मोल के साथ डील कर रहे थे। अब आपने स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को भी इंक्लूड कर लिया है, तो इसका मतलब अब आपने ए और बी को इग्नोर नहीं करना। सो आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी के इक्वल है। इसी तरीके से आर बी के साथ भी जब आप देखोगे तो वो आर बी इज इक्वल टू के बी सी सी डी डी की फॉर्म में आएगा। दोबारा से वही प्रोसेस करोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस वाली कंडीशन अप्लाई करोगे, आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। दोबारा से रीअरेंजमेंट करोगे के एफ ओवर के बी हो जाएगा, और ये वही फॉर्म है, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे वो ये है कि आपके पास ये जो सी का जो अपर हैंड पे आपने सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो आपके पास सी और डी के सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरीके से ए और बी के केस में आपके पास ए का भी सुपरस्क्रिप्ट और बी का भी सुपरस्क्रिप्ट यहाँ प्रेजेंट है, जो इस चीज़ को डोनेट कर रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप इस सिनेरियो में लिखोगे और आपके सी के लिए लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आप 1 नहीं लगाओगे बल्कि सी और डी, मतलब जिसके साथ आप लिख रहे हो, अगर आप ये कैपिटल सी कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, और ये जो नीचे आपने सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू दी हुई है ये आपके पास उस स्पीशी को डिनोट कर रहा है जिसकी कंसंट्रेशन आप ले रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सी था जो प्रोडक्ट है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ रही है। ये स्मॉलर सी यहाँ पे ये आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से कैपिटल सी यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल डी आपके पास उस रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए आप ये लिख रहे हो, और स्मॉल डी आपके पास उसके रिएक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलर इज द केस विद द ए एल एंड बी एज वेल। ए बी एंड सी एंड डी आपके पास स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं जो किसी भी ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए लिखे जाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो यूनिटी नहीं होते, मतलब 1 भी हो सकते हैं या 1 से ग्रेटर भी हो सकते हैं या लो भी हो सकते हैं। केसी इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया होता है कि जिस कंसंट्रेशन पे आप इनको स्टडी कर रहे हो वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है या मोलर कंसंट्रेशन से आप डील कर रहे हो। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी कर रहे हो लेकिन अब आपने कंसंट्रेशन का फैक्टर नहीं लिया हुआ बल्कि आपके पास सिस्टम में गैसेस इन्वॉल्व हैं और आप वहाँ पे प्रेशर को स्टडी कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में आप जिस कांस्टेंट के साथ आप डील करोगे वो के पी का कांस्टेंट है, और के पी का कांस्टेंट जो है वो आप उसी वे में जिस तरीके से आपने कंसंट्रेशन के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे अब आपके पास कंसंट्रेशन यूनिट चेंज हो चुका है। अब आप कंसंट्रेशन के साथ डील नहीं कर रहे हो, मोल्स के साथ डील नहीं कर रहे हो, बल्कि आप प्रेशर के साथ डील कर रहे हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में जिस यूनिट में भी आप प्रेशर को स्टडी कर रहे हो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको आप जनरलाइज केमिकल इक्वेशन में अब आप सी को रिप्लेस कर दोगे पी के साथ, और इसी तरीके से जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ यहाँ पे पहले सी लगाया हुआ था, अब आप उस सी को रिप्लेस करके पी का सब्सक्रिप्ट यूज़ करोगे
जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आप प्रेशर के साथ डील कर रहे हो। इसी तरीके से डिफरेंट और भी यूनिट्स हो सकते हैं। आप इसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको के एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली जिस तरह आप लोगों ने पहले कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया था पी के साथ, अब आप ये पी को रिप्लेस कर दोगे एक्स के साथ, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि अब आपका कंसंट्रेशन यूनिट मोल फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर आप स्पेसिफाई कर दो नंबर ऑफ मोल्स को, तो इस सिनेरियो में अब आपके पास के एन से आप डील कर रहे होगे और आप मोल फ्रैक्शन को जहाँ पे पहले आपने एक्स लगाया था अब वहाँ पे आप एन लगा दोगे, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि इस सिस्टम में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो इन्वॉल्व है। अब आप कंसंट्रेशन नहीं ले रहे हो, आप प्रेशर नहीं ले रहे हो और आप मोल फ्रैक्शन नहीं ले रहे हो, बल्कि जो कंसंट्रेशन यूनिट आपने स्पेसिफाई कर दिया है वो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जनरलाइज डेफिनेशन अगर आप बात करोगे तो वो ये डेफिनेशन है कि आपके पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, लेकिन ये कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आने चाहिए। अगर आप के इक्विलिब्रियम को लिख रहे हो तो वहाँ पे जनरली प्रेफर किया जाता है कि आप एक्टिव मास का वर्ड यूज़ करो। अगर आप कंसंट्रेशन का वर्ड यूज़ करते हो तो ये जनरली कंफ्यूज कर दिया जाता है विद द के सी। सो जब आपने स्पेसिफिक यहाँ पे जब आप के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तब आपने कोई कंसंट्रेशन यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया और जनरली के इक्विलिब्रियम आपका प्राइम कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है और फिर के सी, के पी, के एन, के एक्स, ये सारे के सारे इसकी डिफरेंट टाइप्स कंसीडर की जाती हैं। के सी आपकी वो टाइप है जिसमें आपने कंसंट्रेशन यूनिट को स्पेसिफाई कर लिया है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट से। के पी आपके पास वो टाइप है जिसमें आपने स्पेसिफाई कर लिया कि आप जिस कंसंट्रेशन यूनिट को स्टडी कर रहे हो वो प्रेशर है। के एक्स में आप मोल फ्रैक्शन लेते हो, के एन में आप नंबर ऑफ मोल्स लेते हो। सबका लिखने का वे सेम है, सबका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पैरामीटर जो कि यूटिलाइज किया जा रहा है उनको स्टडी करने के लिए, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि आपके पास सिस्टम में कितनी रिएक्टेंट और कितने आपके पास प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो यूनिट यूटिलाइज किया जा रहा है उसके रिस्पेक्ट से आपने वही फॉर्मूला यूज़ करना है। सो जनरली के इक्विलिब्रियम हम एक सिंपल इसको इस लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो बेसिक थिंग है वो के इक्विलिब्रियम है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज के सी, के पी, के एक्स एंड के एन। नेक्स्ट आप लोगों ने जो चीज़ स्टडी करनी है वो इनका रिलेशनशिप है। अब आप देखने जा रहे हो कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने डिफाइन किए हैं, आपने कहा है कि सी है, के पी है, के एक्स है और के एन है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो लेट्स सपोज हम फर्स्ट रिलेशनशिप जो स्टडी करते हैं वो के पी और के सी का रिलेशनशिप है। आप एक आइडियल गैस के साथ डील कर रहे होते हो जब, तो आपको पता है कि मतलब यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया वो आइथ कंपोनेंट से स्टार्ट किया गया है, या जिसको हम जनरली आई कंपोनेंट बोलते हैं। आई आपके पास किसी भी कंपोनेंट के लिए लिखा जा सकता है। आई से मुराद ये है कि आप यहाँ पे रिएक्टेंट की बात भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक का पार्शियल प्रेशर लेट सपोज स्टडी कर रहे हो तो इस केस में आपका आई कंपोनेंट ए के इक्वल हो जाएगा। अगर आप जिस पार्शियल प्रेशर को स्टडी कर रहे हो अगर वो बी है, आप सेकंड जो आपके पास रिएक्टेंट है उसको स्टडी कर रहे हो तो उस केस में आपका आई कंपोनेंट बी हो जाएगा। लेट सपोज आप थर्ड कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हो जो आपका प्रोडक्ट है और आप उसका पार्शियल प्रेशर स्टडी कर रहे हो तो उस केस में आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी या डी की वैल्यू आ जाएगी। सो जब भी आप आइडियल गैस को स्टडी करते हो और उसका पार्शियल प्रेशर स्टडी करने जाओ तो हम जनरलाइज वे में कह देते हैं कि हम आइथ कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम ए, बी, सी और डी में से किसी का भी पार्शियल प्रेशर को अगर लेना चाहें तो हम उसको इस वे में राइट कर सकते हैं कि आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो आप इसी में आई कंपोनेंट का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दो। मतलब आप ये कहो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ आई, मतलब आप जो पैरामीटर स्टडी कर रहे हो वो पी आई है, उसको आप फिक्स कर दो। तो आप इसी इक्वेशन को इस वे में मॉडिफाई कर सकते हो कि पी वी इज इक्वल टू एन आई आर टी। एन आई आपके पास जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा कि आपके सिस्टम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो आपने वो लिए हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। सो ये आपके पास राउल्ट्स लॉ से भी आप लोगों ने थोड़ा सा देखा हुआ है। सो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का वो डिपेंड करता है कि आपके पास उस सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं।
सो के पी आपके पास जनरली गैसेस के लिए यूज होता है, और के सी का इस चीज को भी जहन में रखिएगा कि के सी जो है आप जनरली वो आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब के लिए यूज हो सकता है, लेकिन के पी का जो फैक्टर है वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो ज़्यादातर या तो लिक्विड में स्टडी होगा या गैसेस में स्टडी होगा, और उसमें भी गैसेस में ज़्यादा स्टडी होगा। इसी तरीके से हम के सी को स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो सॉलिड और लिक्विड के लिए ज़्यादा इजीली स्टडी होता है। अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम निकाल ज़रूर लेंगे, लेकिन जो प्रेफरेबल यूनिट होगा वो के पी का यूनिट होगा। सो अगर आप सिंपली के पी और के सी का रिलेशनशिप देखो और आप ये कह रहे हो कि जो मेन फैक्टर है, जो आपका फोकस फैक्टर है, वो के पी है, जिसका रिलेशनशिप आप कैलकुलेट करने चाह रहे हो विद के सी, तो आप ये कहोगे कि आपके पास सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें से किसी भी कंपोनेंट का आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे। आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर के लिए क्वेश्चन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, चूंकि जितना प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो अगर आपने सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो गैशियस कंटेनर है जिसमें आप प्रेशर को स्टडी कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दोगे तो इस पिस्टन के ऊपर जो आपकी आइडियल सिस्टम या नंबर ऑफ मोल्स जितने भी या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को लाइड करके प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। सो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दोगे तो ओवरऑल आपके पास जो पिस्टन पे फोर्स लग रही होती है इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कुलियन की वजह से उस पिस्टन के साथ, वो भी इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपके पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और यही आपके पास राउट्स लॉ भी था, आप लोगों ने पहले सोल्यूशन केमिस्ट्री में राउट्स लॉ भी स्टडी किया है। तो लेट्स सपोज अगर आप पी आई को स्टडी कर रहे हो, आप ए के लिए स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे एन आई जो है वो एन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई का कंपोनेंट सिर्फ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आप एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ये राइट कर सकते हो। सो एन आई आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप सिंपली ये कह देते हो कि एन आई आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है जो कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप जो है इसको कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सो आपके पास मोल्स जो है वो यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स का, और डेसीमीटर क्यूब यूनिट है आपके पास वॉल्यूम का। तो अगर आपके पास ये जो इक्वेशन है पी आई वी इज इक्वल टू एन आई आर टी, आप इस वॉल्यूम के फैक्टर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो तो आपके पास पी आई इज इक्वल टू एन आई वी मल्टीप्लाई बाय आर टी की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो फैक्टर है एन आई वी, ये आपके पास इक्वल हो गया है कंसंट्रेशन के। आपने कहा कि कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो जो जनरल कंसंट्रेशन का यूनिट जो आप सबको पता है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, जो कि एग्जैक्टली इसी चीज़ को डोनेट कर रहा है कि आपके पास एन आई डिवाइडेड बाय वी बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ दैट आई कंपोनेंट है जिसको आप स्टडी कर रहे हो। सो पी आई की आपने एक न्यू इक्वेशन बना ली कि पी आई इज इक्वल टू सी आई मल्टीप्लाई बाय आर टी। जो आपके पास के पी की जो जनरल इक्वेशन थी वो ये थी, और इसको आप रिलेट करने जा रहे हो के सी के साथ, और आप देखना चाह रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, पी आई का जो आपने न्यू फॉर्मूला डिराइव किया है इसको प्लेस कर दोगे और हर एक पैरामीटर के लिए डिफरेंट फॉर्मूला लिखोगे। आपने कहा ना ith कंपोनेंट है, तो वो आई कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, वो डी भी हो सकता है। तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को अब स्पेसिफाइड कर लोगे, जो एक जनरलाइज फॉर्मूला आपने निकाला था अब वो स्पेसिफाई कर लोगे। और ये फॉर्मूला अगर आप इसके लिए लिखोगे तो ये सी सी मल्टीप्लाई बाय आर टी, आपने सिर्फ प्रेशर को रिप्लेस करना है, इस पी को रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले के साथ, तो आपके पास ये न्यू थिंग आएगी। और ये जो वैल्यू आपके पास जो सुपरस्क्रिप्ट में चल रही है ये एज सच आपके पास चलेगा। ये पी सी था, ये तो इसका मतलब ये कि कंसंट्रेशन जो आपने सी की वैल्यू निकाली है, अब ये सी जो है आपके पास ये अंदर चला गया है और ये ब्रैकेट के बाहर आपके पास जो पावर है वो एज सच ऊपर ही आएगी। ये काम आप सारों के लिए कर सकते हो। आपने सिंपली इस फॉर्मूले को अब स्पेसिफाइड करके हर एक कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई कर लिया है, और अब आपकी रिएक्शन इस वे में मॉडिफाई हो गई है। नेक्स्ट आप क्या करोगे कि आर टी और सी को आप लोग बाहर निकाल लोगे, मतलब यहाँ से आर टी ब्रैकेट सी आपके पास बाहर आ जाएगा, यहाँ से आर टी ब्रैकेट डी बाहर आ जाएगा, यहाँ से आर टी ब्रैकेट ए आ जाएगा, और यहाँ से आर टी ब्रैकेट बी आ जाएगा। इस चीज़ का आपको पता है कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो आपके पास जो पावर्स होती हैं आप उनको ऐड कर सकते हो। तो ऊपर आपके पास आर टी, दो आर टीज हैं
और उन एक की पावर c है, दूसरी की पावर d है, तो आप यहाँ पे c प्लस डी लिख सकते हो। इसी वे में जो आपके पास नीचे है वो आर टी की पावर a है और एक आर टी की पावर b है। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो आप आर टी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हो। जो चीज़ रिमेनिंग रह जाएगी वो ये सी वाला वर्ड है, जो कि अगर आप और करो तो ये बिल्कुल अब आपके पास के सी की जो वैल्यू है जो आपने यहाँ पे लिखी थी ये उसी के इक्वलेंट है, और आप इस होल टर्म को रिप्लेस कर सकते हो विद के सी। तो अब आपने इक्वेशन को इस वे में मॉडिफाई कर लिया है कि के पी की इक्वेशन में आपके पास के सी का फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इसका मतलब अब आप इन दोनों का रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हो। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस आर टी को ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे ये ए प्लस बी जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाएगा क्योंकि आपने पावर चेंज की है और आपने डिवीजन में से एक सिस्टम को उठा के आप ऊपर लेके जा रहे हो। सो अगर आप गौर करो तो ये जो c प्लस डी की जो टर्म है ये बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट है, और इसी तरीके से a प्लस बी आपके पास जो है ये बेसिकली सम ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट हैं। आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व थे, c प्लस डी बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का सम है प्रोडक्ट्स के लिए, और सिमिलरली a प्लस बी आपके पास सम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो डेल n से, जो आपको डिफरेंस दे रहा होगा कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अगर आप करो तो आपके नंबर ऑफ मोल्स में अगर कोई डिफरेंस आए तो वो डेल n के इक्वल होगा। सो डेल n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो। ऐसा इक्वेशन भी हो सकती है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम बन रहे हो लेकिन नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो, तो उस सिनेरियो में आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और ऐसा केस भी आपके पास हो सकता है कि आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स और सम ऑफ रिएक्टेंट्स के जो बेसिकली दोनों साइडों पे आपके पास अगर मोल्स के नंबर इक्वल हैं तो उस केस में आपके पास डेल एन की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो अगर आपके पास ऐसा केस है जिसमें आपके पास डेल एन की वैल्यू 0 है तो उस सिनेरियो में आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे 0 प्लेस करोगे तो आपके पास ये जो आर टी वाली जो टर्म है ये 0 के इक्वलेंट हो जाएगी। एज सच ये जो आर टी 0 वो 1 के इक्वल हो जाएगा और आपके पास के पी इज इक्वल टू के सी की फॉर्म में बच जाएगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे आपके पास के पी और के सी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। और लेकिन ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें डेल एन डिफरेंट है वहाँ पे आपको के पी और के सी को अलग डिफाइन करना पड़ेगा, और उन दोनों के डिफरेंस को आप इस वे में रिप्रेजेंट करोगे। मतलब आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि के पी की वैल्यू जो है वो के सी की वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप यहाँ और करो तो के पी इस साइड पे है और इक्वल आपके पास वो हो रही है के सी को अगर आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपके पास जो वैल्यू है वो बन रही है के पी की वैल्यू के इक्वल। तो आपके पास के पी की वैल्यू जनरली ज़्यादा होती है, के सी की वैल्यू जनरली लेस होती है, और आपको ये वाला फैक्टर इंक्लूड करना पड़ता है अगर आप आपके पास सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल ना हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा केस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो वहाँ पे आपके पास के पी और के सी की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। एज अ माइनर सब्जेक्ट आप लोगों के पास सिर्फ यही ही केस इन्वॉल्व है जिसमें के पी की वैल्यू जो है वो के सी के इक्वलेंट है। आपने उस केस को स्टडी नहीं करना जिसमें डेल एन की वैल्यू डिफरेंट हो। इसी तरीके से हम एक और रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं के पी और के एक्स का। दोबारा चूँकि आप रिलेशनशिप देख रहे हो के पी का के एक्स के साथ, तो यहाँ पे जो प्राइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के पी है और इसको आप रिलेट करने जा रहे हो के एक्स के साथ। तो आपको पता है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो आई कंपोनेंट है, मतलब अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए स्टडी कर रहे हो तो वो उसका प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन के साथ है। ये अगेन राउट्स लॉ आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व है और ये वहीं से डिराइव किया गया है। आपने राउट्स लॉ में भी इस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के इस को स्टडी किया हुआ है। इस इक्वेशन को आपने ऑलरेडी वहाँ पे भी देखा हुआ है। तो एक्स आई आपके पास जो है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ आई कंपोनेंट। अगर आप ए के लिए देख रहे हो, मतलब अगर आपने ये इक्वेशन आप आई कंपोनेंट को अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि आप ए के लिए ये देख रहे हो
तो यहाँ पे आप एक्स ए का साइन लगाओगे और पी आई को रिप्लेस कर दोगे पी ए के साथ। सो दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे जो आप लोगों ने पहले किया है। आपके पास के पी की वैल्यू ये है, इसमें आपको पता चल गया कि प्रेशर को पी आई का जो फैक्टर है आपने उसको रिप्लेस करना है एक्स आई मल्टीप्लाई बाय पी के साथ। तो यहाँ पे आप चूँकि फर्स्ट जो है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास वो सी के लिए आप राइट करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पी आ जाएगा। आपने सिंपली इस पी को रिप्लेस किया है तो इस ये रिएक्शन कोफिशिएंट आपके पास एज सच वैसे ही साथ आएगा जैसे पहले आप लोगों ने लिखा है। दोबारा से ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, अब आप इसको स्पेसिफाइड उस पर अप्लाई करोगे। यहाँ पे आप सी के लिए भी यही इक्वेशन यूज़ करोगे, डी के लिए भी यही इक्वेशन यूज़ करोगे, ए के लिए भी यही इक्वेशन यूज़ करोगे और बी के लिए भी यही इक्वेशन यूज़ करोगे। जब मोल फ्रैक्शंस को एक साइड पे कर लोगे और सिंपली जो है पी को सेपरेट आउट कर लोगे, पी की अगेन पावर यहाँ पे एक आपके पास पी सी है, एक पी डी है, एक पी ए है और एक पी बी है। आप यहाँ पे दोबारा से वही रूल अप्लाई करोगे कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर आपके पास प्लस होती हैं। सो इस सिनेरियो में आपके पास जो पावर है वो इक्वल हो जाएगी सी प्लस डी के। और जो सिमिलरली नीचे वाला जो इक्वेशन है उसमें आपके पास पावर हो जाएगी ए प्लस बी के। इस ए प्लस बी को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा से आपके पास पी सी प्लस डी नेगेटिव ए प्लस बी के इक्वलेंट आ गया है। ये वही वाला काम है जो आप लोगों ने पहले के पी को जब रिलेट किया था के सी के साथ, तब आपने सिंपली जो है वो कंसंट्रेशन की यूनिट्स को सम अप कर दिया था और यहाँ पे के सी आप ले आए थे। यहाँ पे आपने मोल फ्रैक्शन की यूनिट्स की टर्म्स को सेपरेट आउट कर लिया है और ये वाला फुल इक्वेशन आपके पास, ये जो इतना पोर्शन है इस इक्वेशन का, ये आपके पास के एक्स के इक्वल है। और सिंपली यहाँ पे दूसरा जो आपने सेपरेट आउट किया था, जो पैरामीटर आपने सेपरेट आउट किया था, आप अगर वहाँ पे आपके पास ये पैरामीटर आर टी के इक्वल था, यहाँ आपके पास प्योर प्रेशर के इक्वलेंट है। सो यहाँ पे भी C प्लस डी नेगेटिव A प्लस डी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपको पता है कि C प्लस डी आपके पास सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और A प्लस बी आपके पास सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं। सो ये आपके पास डेल N के इक्वल है। आप एक न्यू रिलेशनशिप लिख सकते हो कि के पी इज इक्वल टू के एक्स मल्टीप्लाई बाय पी डेल N। और ये वो सिनेरियो है कि यहाँ पे अगर आप डेल N की वैल्यू को 0 लगाओगे तो आपके पास के पी की वैल्यू के एक्स के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी लिखते हो और आपको पता है कि अगर आप प्रेशर के लिए लिखोगे तो जनरली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो अगर आप वी को दूसरी साइड पे ले जाओगे तो आपके पास इस साइड पे आर टी ओवर वी आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल प्रेशर की वैल्यू जो है उसको रीएडजस्ट कर लिया और जो जनरल गैस इक्वेशन है उसमें वॉल्यूम को दूसरी साइड पे मूव करवा दिया और कंडीशन लगा दी है कि फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए अगर आप इसको स्टडी करो तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये जो वॉल्यूम इस साइड पे आप लिखते हो उसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास P इज इक्वल टू आर टी ओवर वी के इक्वल आ जाएगा। और ये P की वैल्यू भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एज अ रिजल्ट अब आप जो है अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन आई है वो ये इक्वेशन आ गई है। लेकिन ये दोनों केसेस में आपके पास पावर यहाँ पे डेल n है। अगर डेल n की वैल्यू को आप 0 कर दोगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये 1 के इक्वल हो जाएंगी और आपके पास के पी इक्वल हो जाएगा के एक्स के। सो इस सिनेरियो में भी आपने ये देखा है कि अगर आपके पास जो है डेल n की वैल्यू 0 हो तो उस केस में भी आपके पास के पी इक्वल होगा के एक्स के या के पी इक्वल होगा के सी के। एक और रिलेशनशिप आप दे सकते हो कि आप के पी को रिलेट कर सकते हो के एन के साथ। आपको पता है कि आपने जो पीछे इक्वेशन यूज़ की है उसमें मोल फ्रैक्शन से आपने रिलेट किया था पार्शियल प्रेशर को। अगर मोल फ्रैक्शन ही के फॉर्मूले को दोबारा ओपन करके लिखा जाए तो आपने ये देखा था कि मोल फ्रैक्शन अगर आई कंपोनेंट के लिए आप ले रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सिस्टम से आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स n से रिप्रेजेंट कर रहे हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट ni से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस कर सकते हो। ये वही प्रीवियस इक्वेशन है जिसमें आपने जो राउल्ट्स लॉ में भी आपने अगेन यूज़ की हुई है और आपने अभी थोड़ी देर पहले भी के पी को जब रिलेट किया था के एक्स के साथ तब भी आपने ये यूज़ की थी।
इस इक्वेशन में आपने सिंपली एक्स आई की वैल्यू को प्लेस कर दिया है, यहाँ पे एन आई ओवर एन है। दोबारा से वही प्रीवियस काम करोगे, ये जो ith कंपोनेंट वाला फैक्टर था अब आप उसको स्पेसिफिकली अप्लाई कर दोगे एट ए बी सी एंड डी। सो अगर आप सी के लिए अप्लाई करो तो यहाँ पे आप और करो तो सारे ऐसा जितने भी अगेन दोबारा से वही प्रोसीजर होगा, आपने सिंपली अप्लाई करना है और सेपरेट आउट कर लेना है एन वाले फैक्टर्स को। आपके एन के लिए देख रहे हो तो इसका मतलब आपने सिस्टम में से जितने भी एन आई एन वाले जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, मतलब एन सी हो गया, एन डी हो गया, एन ए और एन बी हो गया, इनको सेपरेट आउट कर लेना है और जो कॉमन थिंग्स हैं उनको सेपरेट आउट कर लेना है। तो P डिवाइडेड बाय एन यहाँ से एट द पावर ऑफ C, मतलब P डिवाइडेड बाय एन सी, P डिवाइडेड बाय एन डी और P डिवाइडेड बाय एन ए और P डिवाइडेड बाय एन बी, ये आपके पास कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आपने सेपरेट आउट कर लिया है। और यहाँ पे आपने जो है नंबर ऑफ मोल्स के जितने भी पैरामीटर्स थे उनको सेपरेट आउट कर लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट के जितने पैरामीटर थे उनको सेपरेट आउट कर लिया है। ये वाला फैक्टर आपके पास के एन के इक्वल हो जाएगा। दोबारा से वही प्रोसेस करोगे, P डिवाइडेड बाय एन की बेस सेम है तो इनका इसका मतलब इनकी पावर जो है वो आपस में ऐड अप हो सकती हैं, C प्लस डी ऐड होगी और A प्लस बी ऐड होगा। जब आप A प्लस बी को ऊपर लेके जाओगे तो C प्लस डी माइनस A प्लस बी हो जाएगा जो कि इक्वल है आपके पास डेल एन के। और ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके पास दोबारा से जो इक्वेशन आई है उसके अंदर डेल एन की वैल्यू है। अगर डेल एन की वैल्यू 0 है तो आपके पास इस सिनेरियो में भी के पी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी के एन के। तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि आप के पी को रिलेट कर सकते हो के सी के साथ, के एक्स के साथ और के एन के साथ। सब में जो है वो के पी की वैल्यू ज़्यादा है, बाकी सारे पैरामीटर्स के साथ आपको किसी न किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को जो है वहाँ तक लेके आना पड़ रहा है जितनी के पी की वैल्यू है। अगर आपके पास डेल एन की वैल्यू है तो डेल एन की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी। अगर 0 में तो वहाँ पे आपके पास जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं उन सब की वैल्यू इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। सो आपके पास जब डेल एन इज इक्वल टू 0 है तब आपके पास जितने भी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं उन सब की वैल्यू इक्वल है एक दूसरे के। सो के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स इक्वल टू के एन। ये आपके पास उस कंडीशन में ट्रू है जब आपके पास डेल एन की वैल्यू 0 के इक्वल है।